Good morning to all of you. Once again in the important questions सीरीज में हम लोग आज चर्चा करेंगे मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री की। बीए थर्ड ईयर का जो अपकमिंग एग्जाम अप्रैल में प्रस्तावित है उसमें मेडुअल और मॉडर्न में बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं, कौन से पॉसिबल, कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, उनकी चर्चा करेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे और आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे। तो आते हैं आपके यूनिट 1 में चर्चा करते हैं। इसमें जो आपका पेपर है वह है फर्स्ट पेपर द मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम 1789 टू 1950 एडी, 1789 से 1950 तक का वर्ल्ड हिस्ट्री आपको विश्व इतिहास में पढ़ना होता है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पहले यूनिट 1 की। अगर यूनिट 1 के प्रोबेबल क्वेश्चंस की बात करें, मतलब जो संभावित क्वेश्चंस हैं यूनिट 1 के, उसमें पहला जो क्वेश्चन है वह कई बार जो पूछा गया है, राइट अ नोट ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। तो पहला आपका हो सकता है कि राइट नोट ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 एडी। तो इसमें कैसे क्वेश्चन हो सकता है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति पर निबंध लिखिए। अदरवाइज आएगा राइट अ नोट ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच इन 1789। फ्रांस के 1789 के क्रांति पर एक टिप्पणी लिखिए। या हो सकता है कि राइट अ नोट ऑन द काजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो आप इसको जब भी याद कीजिएगा तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस एक बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे आपका पूछे चाहे ना पूछे। आप इस सिंपल सा फॉर्म है कि आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस बताना ही होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसके काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताएंगे तब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा नहीं। तो इसमें आप कर सकते हैं कि आप चाहे कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन पूछ ले, चाहे फ्रेंच रिवोल्यूशन पे आपको टिप्पणी पूछ ले, चाहे कह दे थ्रो लाइट इस पर प्रकाश डालिए। तो ओवरऑल आंसर आपका यही होगा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे, इसका प्रमुख परिणाम क्या हुआ। ठीक है, न भी पूछे परिणाम तो भी आप 2-4 परिणाम जरूर आप इंगित कर दीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हो सकता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो कभी कभी आता है कि व्हाट इज द आउटकम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप। तो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके परिणाम क्या हैं, औद्योगिक क्रांति क्या है। तो एक फुल क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुआ है उसका पूरा आप डिटेल एक तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन आपका इसी में पूरा आ जाएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया, उसके काजेस क्या हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव क्या पड़े, ठीक है, उसके आउटकम्स क्या थे। तो सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप, या आ सकता है कि थ्रो लाइट ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। ठीक है, तो आपको कुल होगा औद्योगिक क्रांति पर प्रकाश डालिए, औद्योगिक क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए, या औद्योगिक क्रांति पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। अगला एक क्वेश्चन और अच्छा हो सकता है यहाँ पे कि वह है कि वियना सेटलमेंट या वियना कांग्रेस, ठीक है, एंड द रीजन ऑफ इट्स फेलर। ठीक है, तो एक बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा है। तीसरा आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं एक क्वेश्चन और, वह है आपका कि वियना कांग्रेस, VIENNA, वियना कांग्रेस या वियना सेटलमेंट, वियना व्यवस्था सेटलमेंट ऑफ 1850, वियना सेटलमेंट एंड काजेज ऑफ इट्स फेलर। मतलब वियना व्यवस्था या वियना कांग्रेस की जो व्यवस्था थी वो क्या है,
और उसके मुख्यतः असफलता के क्या कारण थे। तो जब भी आप लिखेंगे वियना सेटलमेंट्स, तो अगर न भी पूछे, डायरेक्ट पूछ ले कि वियना सेटलमेंट पे एक टिप्पणी लिखिए, तब भी आप बता दीजिएगा 4-6 लाइन में कि इसके असफलता के क्या प्रमुख कारण थे। क्वेश्चन है यूनिट 2 की चर्चा करेंगे। यूनिट 2 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हो सकता है वह है कि एक तो देखिए इसमें जर्मन यूनिफिकेशन बार बार आया हुआ है या तो इटालियन यूनिफिकेशन आ रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अन्य क्वेश्चन पे न जाकर सीधे सीधे आप ये दोनों ही यूनिफिकेशन तैयार कर लीजिएगा। दोनों ही यूनिफिकेशन का मतलब है कि एक तरफ आप तैयार कर लीजिए वह है कि यूनिफिकेशन इन इटली एंड यूनिफिकेशन इन जर्मनी, और पूछ सकता है कि राइट नोट ऑन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अदरवाइज ऑन द वेरियस स्टेजेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। कुल मिला के क्वेश्चन का सार लब्बो लबाब यही है कि इटली में जो एकीकरण हुआ वो क्या है, जिसमें आपके मुख्यतः काबूल, जिसमें मेजनी और गरीबाल्डी ने योगदान दिया, और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ जिसमें मुख्यतः योगदान दिया आपके बिस्मार्क ने। ठीक है, वही आपको लिखना है किस किस फेज में किन किन राज्यों को मिलाया गया, कैसे कैसे संबंध रहे, कौन से इसमें वैदेशिक नीति, कौन सी कूटनीतिक नीति अपनाई गई, कौन कौन से प्रमुख संधि हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, कहाँ पे सुडेवा का युद्ध हुआ, कहाँ पे सेडान का युद्ध हुआ, कहाँ पे फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, कहाँ पे प्राग की संधि हुई, इसके माध्यम से कौन से प्रांत आए, इसमें नेपोलियन का क्या योगदान था। ठीक है, यूनिफिकेशन के प्रमुख उस समय जो कंपोनेंट्स घटक कौन कौन से थे, कौन से उसमें आपके पॉजिटिव कर सकते हैं कि जो सकारात्मक पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन कौन से थे। तो ओवरऑल कुल मिला के वही की एक विस्तृत टिप्पणी समझिए इस पे है। तो राइट अ नोट ऑन इटालियन यूनिफिकेशन एंड इट्स वेरियस स्टेजेस। तो एक क्वेश्चन याद कीजिएगा कि इटालियन यूनिफिकेशन मतलब इंटीग्रेशन, इटालियन यूनिफिकेशन एंड इट्स वेरियस स्टेजेस। तो इटली का यूनिफिकेशन, इटली का एकीकरण और उसके विभिन्न चरण। ठीक है, इसी में आपका गरीबाल्डी, काबूल और जो आपके हैं मेजनी का योगदान है, उनके क्या क्या उन्होंने किया है। अगला आप एक और याद कर लीजिएगा, वह है अपना जर्मन यूनिफिकेशन इन जर्मनी। तो इसको कह सकते हैं जर्मन यूनिफिकेशन एंड इट्स वेरियस स्टेजेस। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, दोनों में से 101% एक आना ही आना है। ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा सिक्योर होने के लिए आप कुछ भी याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है तो आप रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905 का भी याद कर सकते हैं, रूस की क्रांति 1905 वाली। ठीक है, बट 2 क्वेश्चन सफिशियंट है, बेहतरीन है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और अगर आपको सिक्योरिटी के लिए कुछ याद करना हो तो याद कर सकते हैं। यूनिट 3 की चर्चा करेंगे। यूनिट 3 ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा लेंथी इसका सिलेबस है। इसमें आपका चाइनीज रिवोल्यूशन ऑफ 1911 महत्वपूर्ण है, जिसका काजेज एंड इम्पैक्ट याद कर सकते हैं। दूसरा आपका है मेन प्रोविजंस ऑफ पेरिस पीस सेटलमेंट, ये भी कई बार आया है, तो पहला इसमें याद कर लीजिएगा चाइनीज रिवोल्यूशन ऑफ 1911 एडी, 1911 की चीनी क्रांति का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज काजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द चाइनीज रिवोल्यूशन ऑफ 1911 एडी। अदरवाइज को आप कह सकते हैं कि थ्रो लाइट ऑन द चाइनीज रिवोल्यूशन ऑफ 1911। 1911 के चीनी क्रांति पे प्रकाश डालिए। 1911 के चीनी क्रांति के कारण और परिणामों पर का उल्लेख कीजिए। कुल मिला के तैयार कर लीजिएगा चाइनीज रिवोल्यूशन ऑफ 1911। ठीक, उसमें क्या क्या हुआ, कौन सी बातें हुई, कौन से परिणाम हुए, क्या कारण थे, क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई। तो एक क्वेश्चन ये से याद कर लीजिएगा। दूसरा याद कर लीजिएगा कि पेरिस जो शांति व्यवस्था थी उसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थी। तो कह सकते हैं आप मेन प्रोविजंस ऑफ PARIS ऑफ पेरिस पीस सेटलमेंट।
पेरिस शांति व्यवस्था के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इसमें कौन कौन से प्रावधान स्थापित किए गए थे, इसके क्या क्या आपके इसमें क्या क्या प्रमुख सिंड्रोम्स लक्षण थे, उन सब के बारे में आपको बताना है। तीसरा थोड़ा सा लेंदी है, तो इसमें एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, वो है आपका आपका है कि राइट अ नोट ऑन द राइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ वर्ल्ड पावर इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में यूएसए जो अमेरिका है वह एक विश्व शक्ति के रूप में उभर के आता है, उस पर एक लेख लिखिए या नोट लिखिए। तो आपका हो जाएगा कि कह सकते हैं इसको राइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइज ऑफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है, यूएसए एज अ वर्ल्ड पावर, एज अ वर्ल्ड पावर in the 20th century, TWENTI 20th century। तो आपका ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। 20वीं शताब्दी में वह कैसे एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन आप ये याद कर सकते हैं, राइज ऑफ यूएसए एज द वर्ल्ड पावर इन सेंचुरी, इस पर एक लेख लिखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। यूनिट 4 में जो है फिर हम लोग यहाँ पे चाहे तो 2 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन काम चला सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा सिलेबस इसका भी लेंदी है। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन पे महत्वपूर्ण ध्यान देंगे, जिसमें से 2 पे पर्टिकुलर ध्यान देना। एक है एग्जामिन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिटलर। हिटलर के विशेष संदर्भ में जर्मनी में नाजीवाद के उद्भव और विकास की प्रक्रिया पे आपको लिखना है। तो कह सकते हैं आपको लिखना है कि नाजिज्म इन जर्मनी। चलो, जब अगर नाजिज्म इन जर्मनी है तो बेसिक है कि नाजीवाद का जो विकास हुआ है, नाजिज्म इन जर्मनी विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिटलर। तो हिटलर के नेतृत्व में हुआ ही है। तो आपको नाजिज्म पे आप पूरा लेख अगर तैयार कर लेंगे, अगर पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, वहीं से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जर्मनी विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिटलर, हिटलर के विशेष संदर्भ में। तो आपके हिटलर ने क्या योगदान दिया, हिटलर ने क्या किया, इसी के संदर्भ में। तो हिटलर के नेतृत्व में ही नाजिज्म का विकास हुआ है। तो ये पूरा एक नाजिज्म पे याद कीजिए। अच्छा, कभी कभी आता है कि दो वर्ल्ड वार्स हैं, उनके बीच में जो यूरोप में बहुत सारी जो तानाशाही सत्ता आई, जिसे कहते हैं आप क्या कर सकते हैं, डिक्टेटरशिप या अधिनायकवादी जो सरकारें बनी, उन पे कभी कभी आता है। तो अधिनायकवादी सरकार में मुख्यतः कौन है, नाजिज्म है, फासिज्म ऑफ इटली, नाजिज्म ऑफ जर्मनी, और उसके बाद कभी कभी होता है टोटलिटेरियनिज्म ऑफ जापान का सर्वसत्तावाद। तो यही सब मुख्यतः हैं। तो आप वहाँ भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी आपको नाजीवाद, फांसीवाद को ही कोट करना है, ठीक है। और आगे क्या पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रीटी ऑफ वर्साई एंड द रीजन ऑफ इट्स फेलर, मतलब वर्साई की संधि और उसकी असफलता के कारण। तो अगर आप पूरा एक सिनारियो वर्साई की संधि बना लेते हैं, वर्साई की संधि क्या है, कब हुई, इसकी भूमिका क्या है, इसके प्रावधान क्या है ना, इसकी उपादेयता क्या रही, इसकी असफलता के कारण क्या रहे, तो पूरा आपका एक वहाँ पे टिप्पणी, एक निबंध भी तैयार हो जाएगा और आपका आंसर भी बहुत अच्छा फ्रेमिंग के साथ हो जाएगा। हम आगे आपके इन सब क्वेश्चन के फ्रेमिंग आपको अभी करा देंगे कुछ दिन बाद से। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि वह है राइट अ नोट ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो अगला हो जाएगा आपका ट्रीटी ऑफ वर्साई, VERSALLES वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई कब हुई है, आपका हुई है 1919 में। ट्रीटी ऑफ वर्साई एंड काजेज ऑफ इट्स फेलर, और इसके असफलता के कारण बताइए क्यों असफल हुआ।
ठीक है। तो इसके प्रावधान बताने हैं कौन कौन से थे, प्रावधान के साथ लोग जो अन्य राज्य थे उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया गया, हाँ, और किन किन मित्र राष्ट्रों को ज़्यादा महत्व दिया गया, ये सब आप बताइएगा। इसी में एक क्वेश्चन और पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है, लेंदी है। इसमें एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, वह है आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। तो आपका है जब 1929 की आर्थिक मंदी, हाँ, मंदी पर प्रकाश डालिए, आर्थिक मंदी पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आपका हो जाएगा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 AD, 1929 की विश्व आर्थिक मंदी पर एक टिप्पणी लिखिए, लेख लिखिए या इसके बारे में बताइए। हो गया, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक, आपका यूनिट 5 की चर्चा करेंगे। यूनिट 5 में हम 2 क्वेश्चन पे महत्वपूर्ण जोर देंगे। वह है आपका, एक तो है कोल्ड वार, हाँ, कोल्ड वार। तो अगला हो जाएगा यूनिट 5। यूनिट 5 से जो पहला क्वेश्चन होगा वह आपका होगा कोल्ड वार एंड इट्स एंड कंसेप्ट बिहाइंड इट। ये कर सकते हैं कोल्ड वार पे पूरी उसकी अवधारणा क्या है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द राइज ऑफ कोल्ड वार, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार। तो कोल्ड वार ही पूरा पढ़ लीजिए। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का कैसे उद्भव हुआ, शीत युद्ध की प्रक्रिया कैसे चली, उसमें आपका जो बाइपोलर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड है, जो एक तरफ आपका पूंजीवादी कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट स्टेट्स का विकास हुआ अमेरिका के नेतृत्व में, दूसरा जो आपका जो साम्यवादी समाज की स्थापना हुई जिसे आप कहते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी, या कर सकते हैं आपका सोशलिज्म का विकास हुआ रशियन के अंडर में। उन सब के बारे में बता दिए। इसमें बता दिया आपका कि नाफ्टा क्या है, साप्टा क्या है, वार्सा पैक्ट क्या है, तो इन सब का आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, और फिर कोल्ड वार के साथ बता दीजिएगा कि देतांते की अवधारणा, व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ देतांते। ठीक है, तो देतांते क्या है, इसमें 5D का जो सिद्धांत है ये सब भी आप इसमें कोड कर सकते हैं। कोल्ड वार जो है कि विचारधारा को लिपमैन और फिलिप फ्रीमैन ने विकसित किया है। तो फिलिप फ्रीमैन एंड लिपमैन ने इसको दिया है ये विचारधारा। ठीक, तो एक आपको हो जाएगा राइट नोट ऑन कोल्ड वार, या व्हाट वाज द रीजन ऑफ द इमर्शन ऑफ द थॉट ऑफ कोल्ड वार इन स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वार के उद्भव की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए या उस पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अगला है राइट नोट ऑन द वेरियस स्टेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो दूसरा आप पढ़ लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वार। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ेंगे तो बेसिक है कि इसके कौन कौन से आपके स्टेजेस हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, और एक अब पढ़ लीजिएगा इसमें एग्जामिन द मेन फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूएनओ के मुख्य फंक्शंस क्या हैं और उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो यूएनओ का पूरा बॉडी है आपके यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बताना है। तो आपका बता दीजिएगा मेन फंक्शंस ऑफ यूएनओ। लास्ट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मेन फंक्शंस ऑफ यूएनओ, मेन फंक्शंस ऑफ यूएनओ। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, मेन फंक्शंस ऑफ यूएनओ, कोल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए तो पूरा 100% संभावना है कि आपका यहाँ से कम इसमें 7-8 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी तक इस पर चर्चा के आगे हम लोग फिर आपके अगले यूनिट पे चर्चा करेंगे, अगले पेपर पर चर्चा करेंगे, और आई होप कि इसमें से सारे क्वेश्चन आपको आ भी जाएंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।